नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहले एक नजर करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच आज सुबह मोदी सरकार ने मालदीव के राजदूत को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहिब को तलब किया। वो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में मौजूद विदेश मंत्रालय कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि मालदीव सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत विरोधी बयान दिए हैं। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हाल ही में ईडी की टीम पर हमला हुआ था। ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने गई थी। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने इसकी वजह बताई है। दिलीप घोष ने कहा कि यहां कई बड़े अपराधी और घोटालेबाज हैं। ईडी पर हमले की जो घटना हुई वह बांग्लादेश सीमा के नजदीक हुई और वह इलाके काफी संवेदनशील माना जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मंदिर खोलने के लिए कदम उठाए थे। रामलिंगा रेड्डी ने आगे कहा कि मंदिर पर ताला लगा हुआ था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान उस मंदिर को खोलने के लिए कदम उठाया गया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, देश की राजधानी के लुटियन जोन में स्थित सुनहरी बाग मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने नोटिस जारी कर दिया था। एनडीएमसी के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को मस्जिद प्रबंधन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही हाईकोर्ट से अनुरोध किया था एनडीएमसी की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी करे। मस्जिद के इमाम ने 30 दिसंबर को याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उस दिन 8 के लिए सुनवाई तय की थी। मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आरजेडी के नेताओं की ओर से विवादित बयान का सिलसिला जारी है। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी की है। उन्होंने पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान का समर्थन किया है और उनसे 2 कदम आगे निकलकर विवादित टिप्पणी की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने रविवार को एक बार फिर बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने बेलगावी में हिंदू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुसलमानों से कथित तौर पर ध्वस्त मंदिर की भूमि पर बनी मस्जिदों को खाली करने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार मंथन जारी है, लेकिन अब तक सब कुछ साफ नहीं हो पाया है। सीट बंटवारे को लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस नेताओं के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। बैठक से जो जानकारी निकल कर आई है उसमें कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में कम सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच हुई इस बैठक में राजद की तरफ से सांसद मनोज झा जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साथ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के कई सदस्य शामिल रहे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, पुलिस ने अनुसार बागपत के सिंघावली अहीर के रहने वाले योगेंद्र कुमार 2018 में एक झगड़े के बाद पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद से ही लापता थे। वहीं अब उन्होंने दिल्ली में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ देखा गया है। वह दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा है। योगेंद्र कुमार ने पुलिस के सामने इस बात को भी कबूल कर लिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बता दें कि दक्षिण कोरियाई पॉप बैंड बीटीएस के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। भारत में भी इस बैंड के लाखों प्रशंसक हैं, लेकिन तमिलनाडु में इनके कुछ ऐसे फैंस भी हैं जिन्होंने इनसे मिलने की चाहत में हदें पार कर दी। दरअसल यहाँ की 3 स्कूली छात्राएं बिना पासपोर्ट के
इनसे मिलने के लिए 14,000 रुपयों लेकर घर से निकल पड़ी। हालांकि तीनों इसमें असफल रही। अब एक नजर करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद रविवार रात चीन के लिए रवाना हो गए। मालदीव सरकार के मुताबिक ये मोहम्मद मुइज्जू की पहली राजकीय यात्रा है। मोहम्मद मुइज्जू की यात्रा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ मालदीव सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाना जाता है। एक बार फिर इस संगठन ने भारत के खिलाफ अपनी नफरत को दुनिया के सामने रखा है। संगठन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का कश्मीर में जमनत संग्रह कराने के प्रस्ताव को 75 साल पूरे हो गए हैं। ओआईसी यूएनएससी के फैसले का सम्मान करता है और कश्मीरी लोगों के लिए आह्वान करता है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाने की अपील करता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, यूरोपीय देश स्वीडन में बीते साल कुरान जलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसकी वजह से दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन का विरोध किया था। इसी बीच स्वीडिश सिक्योरिटी पुलिस ने रविवार 7 जनवरी को जानकारी दी है कि देश में आतंकी हमलों का खतरा बरकरार है। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। बांग्लादेश आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बड़े अंतर से चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन इस चुनाव में कई जगहों पर हिंसा के मामले सामने आए हैं। शेख हसीना की पार्टी को आम चुनाव 2024 में 2,50,465 वोट मिले, जबकि विपक्षी दलों को महज 470 वोट मिले। देश की कई मुख्य विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। पश्चिम के देश पहले से कर रहे थे कि ये चुनाव हर हाल में शेख हसीना के पक्ष में जाएगा, क्योंकि वे लोकतंत्र को दबाकर रखना चाहती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान न्यूयॉर्क में माता की चौकी समारोह में शामिल हुए। जब उनसे अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर न्यूयॉर्क के हिंदुओं में दिख रहे उत्साह को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को हिंदू समुदायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, पाकिस्तान और बलूच लोगों को जबरन गायब करने के खिलाफ बलूचिस्तान प्रवासी के सदस्यों ने व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में से एक बलूचिस्तान विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष वहीद बलूच ने कहा कि वे यह विरोध प्रदर्शन पिछले 75 वर्षों में बलूचिस्तान में हुए अत्याचारों के खिलाफ कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, सिंगापुर के एक वरिष्ठ मंत्री ने भारतीय मूल के कैबिनेट सहयोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होना चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर निर्वाचन क्षेत्र पर पड़ा है। बता दें, भारतीय मूल के परिवहन मंत्री एस ईश्वरन को पिछले साल 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, हमास और इजराइल के बीच 3 महीने से अधिक समय से जंग जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। जहां इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है, वहीं अब आतंकी समूह भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ना तो जंग की रफ्तार कम हो रही है और ना ही लोगों की जान की परवाह की जा रही है। इस बीच इजरायली सेना के हवाई हमले में गाजा में 2 पत्रकारों के मारे जाने की खबर से पूरा देश सन्न है। हमले में अल जजीरा के रिपोर्टर वाइल अल दहदो के एक और बेटे हमजा वाइल दहदो की मौत हो गई। इससे पहले अक्टूबर में हमले में उन्होंने अपनी पत्नी, एक बेटा, बेटी और पोते को खो दिया था। अपनों को खोने के बाद से वाइल अल दहदो सदमे में है। कतार मीडिया ने मौतों को टारगेट किलिंग बताया है। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। मालदीव की मंत्री मरियम शियोना द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भी आपत्ति जताते हुए बताया कि भारत हमेशा से मालदीव का अच्छा दोस्त रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को चेतावनी दी कि गाजा का युद्ध अन्य देशों तक फैल सकता है और व्यापक मध्य पूर्व में सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ दोहा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह क्षेत्र में गहरे तनाव का क्षण है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसका दायरा बढ़ सकता है, जिससे और भी अधिक असुरक्षा और भी अधिक पीड़ा हो सकती है।
अब एक नजर करते हैं मनोरंजन और खेल की कई बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं और बता दें कि मनोरंजन की दुनिया में साल 2024 की शुरुआत होते ही पहला इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन का भी शानदार आगाज हुआ। आज गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 की ऑफिशियली शुरुआत हुई। स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर जो कोई द्वारा होस्ट किए गए 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स बेवर्ली हिल्टन में हुए। यह अवार्ड शो लायंस गेट इंडिया पर स्ट्रीम हुआ। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, ऑरा ने 2 हफ्ते पहले बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड के रूप में प्रवेश किया था। हाल ही में वे शो से बाहर हो गए हैं। लेटेस्ट एपिसोड में जैसे ही होस्ट सलमान खान ने ऑरा के नाम की घोषणा की, वह जोर से हंसने लगे, जिससे सलमान और सभी घर वाले हैरान रह गए। उन्होंने हर एक कंटेस्टेंट को गले लगाया और इस अवसर के लिए मेजबान सलमान खान को धन्यवाद किया। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी आयरा और नुपुर शिकरे 3 जनवरी को आधिकारिक रूप से शादी के बंधन में बंध गए। परिवार और करीबियों की मौजूदगी में दोनों ने मैरिज पेपर पर हस्ताक्षर करके शादी रचाई। इसके बाद यह नई नवेली जोड़ी पारंपरिक रूप से शादी के बंधन में बंधने के लिए उदयपुर रवाना हो गई है। अब आयरा ने उदयपुर में अपने पति नुपुर के साथ प्यार भरे पल बिताते हुए कुछ वीडियो शेयर किए हैं। इसमें आयरा डांस करती हुई भी नजर आ रही हैं। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। ईशा कोप्पिकर और उनके पति टिम्मी नारंग के 14 साल की शादी के बाद अलग होने की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया था। इस जोड़ी का अब ऑफिशियली तौर पर एक दूसरे से तलाक हो गया है। एक्ट्रेस अपनी 9 साल की बेटी रियाना के साथ शिफ्ट हो गई हैं। वहीं टिम्मी ने हाल ही में एक न्यूज पोर्टल से अपने तलाक को कंफर्म किया, साथ ही कई चौंकाने वाली बातें भी बताईं। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस ऋषिका मेहता दिसंबर 2023 में सौरभ घेड़िया के साथ शादी के बंधन में बंधी। हाल ही में एक्ट्रेस ने कनाडा में अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए और अपने नए घर में प्रवेश करते हुए एक वीडियो शेयर किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिग बैश लीग 2023 से 24 के 29वें मैच में ब्रिस्बेन हीट और होबार्ट हरिकेन्स के बीच मुकाबला हुआ। ऑलराउंडर निखिल चौधरी ने अपनी पारी के दौरान एक जबरदस्त छक्का जड़ते हुए फैंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। चौधरी ने 5वीं ओवर में ब्रिस्बेन के तेज गेंदबाज माइकल नूसर को लॉन्ग ऑन पर 97 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। हालांकि चौधरी जल्द ही आउट हो गए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान बिहार की ओर से खेलने के लिए पहुंचे। इस बीच रहाणे चोट के कारण मुकाबले में शामिल नहीं हो सके। रहाणे ने बिहार की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर रणजी ट्रॉफी के मैच देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन पटना में काफी लोग मैच को देखने के लिए मैदान पहुंचे थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से T20 सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अंग्रेजों से भिड़ेगी। 25 जनवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि अभी तक BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान नहीं किया है। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर इंजर्ड होने के बाद टखने की चोट से रिकवर कर रहे सूर्य कुमार यादव को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने आगामी IPL सीजन से पहले एक और सर्जरी से गुजरना होगा। इस खबर से उनके IPL में खेलने पर भी संदेह है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्हें स्पोर्ट्स हर्निया हुआ है। इसके लिए उन्हें ऑपरेशन कराना होगा और इससे उबरने में उन्हें 8 से 9 हफ्ते का वक्त लग सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ICC के उस्मान ख्वाजा को फिर एक बार बड़ा झटका दिया है। उनकी अपील को ICC ने खारिज कर दिया है। उन्होंने यह अपील खुद पर लगे उस प्रतिबंध के खिलाफ की थी जिसमें उन पर आर्म बैंड यानी काली पट्टी पहनने पर बैन लगाया गया था। ख्वाजा ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष से प्रभावित होने वाले बच्चों के सपोर्ट में वहां पर काली पट्टी बांधी थी। इसी के चलते उन्हें ICC से फटकार मिली थी और ऐसा न करने के लिए कहा गया था। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।